वर्स वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। आज हम अपनी सीडीपी की सीरीज़ की फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा इंटेलिजेंस चैप्टर होगा। इंटेलिजेंस को हिंदी में हम बुद्धि बोलते हैं। अब जो ये इंटेलिजेंस शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे इसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। जो इंटेलिजेंस जो शब्द था ना, वो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था 1885 में। ठीक है, 1885 के अंदर फ्रांसिस गाल्टन होते हैं जिन्होंने इस शब्द को, बुद्धि शब्द का जो है उसको दिया और उसको प्रयोग किया। फिर 1890 के अंदर हमारे केटल आएंगे। केटल ने जो है इस जो मतलब इंटेलिजेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बुद्धि होती है, इस पर बहुत सारे जो है मतलब कुछ परीक्षण किए उन्होंने, जो कि सफल ना हो सके। मतलब उन्होंने मानसिक परीक्षण किए थे। फिर 1905 के अंदर अल्फ्रेड बिनेट आते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने क्या था कि जो है इन्होंने जो है एक सफल परीक्षण किया, जिसमें इन्होंने एक स्केल बना के दिया। अब जो उन्होंने स्केल बनाया, वो उसमें स्केल बनाने में उनकी हेल्प की साइमन ने भी। तो उस स्केल का नाम पड़ा बिनेट साइमन स्केल। कब बना? 1905 के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? बिनेट साइमन स्केल बनाया इंटेलिजेंस का। फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई बिनेट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है बुद्धि की। तो जो बुद्धि है उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। हमारा ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, आविष्कार, इन्वेंशन, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, आलोचना, क्रिटिसिज्म। ठीक है, हमारी जो बुद्धि है, बिनेट ने बोला कि भाई जो माइंड इंटेलिजेंस है, जो ये बुद्धि है, उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा मतलब ज्ञान होता है। एक आविष्कार, इन्वेंशंस जो होती हैं, वो भी बुद्धि से ही होती है। और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक दूसरे से, वो भी हमारी बुद्धि से होते हैं। और जो हम आलोचना करते हैं, जो क्रिटिसिज्म होता है, वो भी हमारा कहाँ से? बुद्धि से ही होता है। तो ये थी बिनेट के अकॉर्डिंग। फिर हमारे टर्मन आएंगे। टर्मन ने जो है ये बोला कि जो अमूर्त विचार है ना, जो अमूर्त विचार हैं, मतलब कि जो हम अपने माइंड में बिना किसी चीज़ को देखे उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो उसको सोचने की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, वो बुद्धि बोली किसने? हमारे टर्मन ने। एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ये किसने बोला? टर्मन ने। फिर आता है इंटेलिजेंस के पास मतलब बोला गया कि भाई जो इंटेलिजेंस है ना, उसके पास योग्यता होती है एडजस्टमेंट की, लर्निंग की और एब्स्ट्रैक्ट की। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू लर्निंग, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ये हमारी बिनेट और टर्मन की डेफिनेशन थी। फिर हमारे जो ये फ्रांसिस गाल्टन थे, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द को दिया था और उस पर प्रयोग किए थे, उन्होंने बोला कि जो ये बुद्धि होती है, ये जन्मजात होती है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? बुद्धि जन्मजात होती है। और इंटेलिजेंस को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारी हेरिडिटी। ठीक है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी मतलब हेरिडिटी होती है, जो हमें अपने मदर्स फादर से जो है जीन्स के थ्रू मिलती हैं। दूसरी चीज़ होती है एनवायरनमेंट। एक तो बच्चा वहाँ से सीख के आ रहा है और एक वो एनवायरनमेंट में सीख रहा है। तो ये बोला गया कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो हेरिडिटी से होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक है, सॉरी, वंशानुसार होता है। फिर हमारा एक शब्द हम देखते हैं इसमें, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? जो कोई भी चीज़ फैक्ट और प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, वो क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट। तो बुद्धि क्या है? एक कन्वर्जेंट थॉट है। ठीक है, कन्वर्जेंट क्या है? कोई भी चीज़
जो फैक्ट और प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है वो कन्वर्जेंट कहलाती है। और जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, वो भी क्या है, वो एक कन्वर्जेंट थॉट है। अब सवाल आता है कि बुद्धि के अंदर क्या नहीं होता। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं होता, मतलब पहले मतलब कि बोला गया कि भाई बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं होता, कौशल नहीं होता, स्मृति नहीं होती, प्रतिभा नहीं होती। एक मतलब बुद्धि को हम जो है इन चीज़ों से खाली उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये बुद्धि है। नहीं, बुद्धि मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस है, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारी थ्योरीज आएंगी, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप ये जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, फिर आती है हमारी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रकार, बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि के जो हमारे प्रकार हैं ये मेनली दो साइंटिस्ट, ये सॉरी साइकोलॉजिस्ट, हमारे ये दो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, गैरेट और थॉर्नडाइक, जिन्होंने बुद्धि के प्रकार को बताया। अब जो हमारे गैरेट हैं, गैरेट ने सिर्फ एक बुद्धि बताई जो कि सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, तो जो हमारे गैरेट हैं उन्होंने सिर्फ एक बुद्धि बताई जिसका नाम था स्थूल बुद्धि। देखो, गैरेट ने दी स्थूल बुद्धि, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें इन्होंने बोला कि जो मतलब हमारे जो वो पर्सन है जिसके पास उसके टूल्स हैं, वो उन टूल्स से जो है अपनी जो है इंटेलिजेंस को शो कर सकता है, तो उस बुद्धि को जो है स्थूल बुद्धि बोला गया। जैसे कि इंजीनियर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, सर्जन होते हैं। अब सर्जन के पास पेशेंट है लेकिन उसके पास वे उसके इक्विपमेंट्स नहीं है मतलब, तो वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो ये क्या किसके अंडर आएगा, ये कौन सी इंटेलिजेंस होगी, ये हमारी स्थूल बुद्धि होगी अकॉर्डिंग टू गैरेट। ऐसे ही जैसे हमारे प्लम्बर्स होते हैं, प्लम्बर्स के पास उनके टूल्स ना हों तो वो नहीं कर सकते, मतलब कि वो अपना जो है अपने विदाउट अपने टूल्स के जो है वो वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो ये प्लम्बर भी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, इंजीनियर, सेम एज ए इंजीनियर्स भी इसी इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे, किसके, स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, और फिर हमारा आता है थॉर्नडाइक। अब जो थॉर्नडाइक था उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार दिए, 3 टाइप्स के बारे में बताया हमारे थॉर्नडाइक ने। अब जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने इसको जो है, जो गैरेट ने स्थूल बुद्धि दी थी, थॉर्नडाइक ने उसका स्थूल बुद्धि न कह के उसको मूर्त बुद्धि बोला। ठीक है, और दूसरी और तीसरी दी, दूसरी उन्होंने बोला एक अमूर्त बुद्धि जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोला गया। थर्ड उन्होंने दी सामूहिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने जो है इसको मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि, हिंदी में उसको यांत्रिक बुद्धि भी बोला, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, और इंग्लिश में उसको कॉन्क्रीट बुद्धि बोलेंगे। सेम जैसे उन्होंने बताया था कि भाई जो स्थूल बुद्धि में क्या क्या होता है कि भाई टूल्स के अकॉर्डिंग ही अपना जो है काम कर पाते हैं, वो मतलब उनके टूल्स होंगे तो वो अपनी जो है इंटेलिजेंस शो कर पाएंगे। तो वही इन्होंने भी वही चीज़ मानी बस, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। अब जो हमारी अमूर्त बुद्धि है जो कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, इसमें उन्होंने जो है बोला कि भाई जैसे उनके सामने वो चीज़ नहीं है, वो इमेजिनेशन करके अपने माइंड में, ठीक है, इमेजिनेशन करके ही जो है अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं। जैसे कि पोएट हो गए, साहित्यकार हो गए, साइंटिस्ट हो गए। अब साइंटिस्ट है, पहले वो उस चीज़ को मतलब कुछ भी चीज़ नई डिस्कवर करने से पहले तो वो क्या करेगा, पहले उसको इमेजिनेशन करता है, अपने दिमाग में करके देखता है और फिर उसको जो है अप्लाई करता है। तब तक मतलब जब उसके दिमाग में पहले आइडिया स्ट्राइक करेगा और फिर वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या आएंगे, किसके अंडर आएंगे, हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंडर आएंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे फिलोसोफर्स हो गए, चित्रकार हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये किस टाइप की बुद्धि के इंसान हैं, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि के होते हैं। अब
कुछ जो देखा गया कि जो भाई ये एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि वाले हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी की होती है, कुछों की भी हो सकती है और कुछों की नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ देम देखा गया कि जो जिनके पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो पर्सन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है, फिर थर्ड हमारी जो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग थर्ड इंटेलिजेंस है वो हमारी सामूहिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस है। अब जो सामूहिक बुद्धि मतलब इसमें वो बुद्धि आएगी जो इजीली अपनी बात को दूसरों से कन्वे कर पाती है और उनको जो है अपनी बात मतलब ऐसे पर्सन जो अपनी बात को सभी से मनवा लें और अपनी बात को जो है लार्ज एरिया पर इजीली कन्वे कर सके और जो सभी के साथ इजीली घुल मिल जाए। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? सामूहिक बुद्धि वाले, जैसे कि सोशल वर्कर्स हो गए, नेताज हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियंस, एजेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे हमारे कौन सी बुद्धि के अंदर आएंगे? सामूहिक बुद्धि के अंदर आएंगे। अब जो ये सामूहिक बुद्धि वाले हैं इनके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी देखी गई है? तो वो हमारी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये हमारी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पे कंप्लीट होती हुई। फिर आता है अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसका रिकैप लेते हैं। जो बुद्धि का प्रयोग था वो सबसे पहले जो गाल्टन थे 1885 में, उन्होंने जो है बुद्धि का शब्द दिया और उन पर थोड़े बहुत परीक्षण करके देखे थे, वो इतने सफल ना हो सके। फिर हमारे केटल आएंगे 1890 के अंदर, उन्होंने जो है बुद्धि पर जो है बहुत सारे मानसिक परीक्षण करके देखे थे। फिर सही मानने में जो बुद्धि का मापने का प्रयोग था वो फिर हमारे बिनेट आए थे ना 1905 में। 1905 के अंदर हमारे बिनेट आते हैं, साइमन के साथ मिलकर वो कुछ स्केल निकालते हैं जो कि बुद्धि को मापने का सबसे पहला और सही प्रयोग था। ठीक है, तो उन्होंने जो है IQ दिया। जो ये IQ शब्द है वो तो सबसे पहले किसने दिया? स्टर्नर ने दिया 1912 में। ठीक है, IQ शब्द सर्वप्रथम सब मतलब जो IQ शब्द है वो किसने दिया? वो स्टर्नर ने दिया 1912 में। फिर उसके बाद फॉर्मूला आता है हमारा ये जो इन्होंने फिर फॉर्मूला दिया था MA/CA। किसने दिया ये? MA/CA ये हमारे स्टर्नर ने दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला MA/CA, MA मीन्स मानसिक उम्र, ठीक है, मेंटल एज, क्रोनिकल बटे में क्रोनिकल एज। क्रोनिकल एज कौन सी होती है? जो हमारी जितने हम साल के हो चुके हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल एज होती है, ठीक है, जो हमारी उम्र होती है। ठीक है, ये किसने दिया? ये MA/CA। ये इतना जो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला दिया हमारे स्टर्नर ने। और फिर उसके बाद टर्मन होता है, इसके शिष्य मान लीजिए, नहीं शिष्य ही थे वो, हाँ। तो स्टर्नन का जो शिष्य होता है टर्मन, उन्होंने 1916 में देखा कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये इनकम्प्लीट है, तो उन्होंने इसको कंप्लीट किया बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करके। तो हमारा फॉर्मूला IQ का हमें फॉर्मूला मिला कंप्लीटली टर्मन द्वारा MA/CA इंटू में 100। ओके, फिर हमारे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। अब इन्हें हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं और थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत, फैक्टर प्रकार, थ्योरी, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि की। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारी आती है यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एक कारक सिद्धांत। जो ये एक कारक सिद्धांत था ये अल्फ्रेड बिनेट ने दिया। देखो, अब सबसे पहले बुद्धि शब्द ही बिनेट ने दिया, तो अल्फ्रेड बिनेट ही देगा यूनिफैक्टर थ्योरी, जो सबसे पहली थ्योरी थी। ये आप याद करने का तरीका है, मैं आपको साथ साथ में जो है एक तरीका भी बताऊंगी कि आप कैसे इसको याद करके रख सकते हैं। फिर आता है बुद्धि की अविभाज्य इकाई। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने बोला कि जो ये यूनिफैक्टर थ्योरी है इसमें जो है बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई उन्होंने बोला कि ये जो बुद्धि है और बुद्धि के ये जो ये गोल गोल कलर्ड पार्ट है ये बुद्धि है,
और ये सिर्फ एक ऐसे स्टोन की तरह है और इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ये अविभाज्य इकाई है, ठीक है। फिर बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत, निरंकुशवादी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनार्की प्रिंसिपल, ये भी किसके द्वारा दिया गया, इस मतलब इसी थ्योरी को ये भी बोला जाता है निरंकुशवादी सिद्धांत, ठीक है। फिर सेकंड हमारी आती है टू फैक्टर थ्योरी। अब जो हमारी द्विकारक थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत, वो हमारा स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब स्पीयरमैन ने बोला कि भाई बुद्धि के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो जी फैक्टर है और एक हमारा एस फैक्टर है। जी फैक्टर को सामान्य इकाई बोलेंगे और एस फैक्टर को विशिष्ट इकाई बोलेंगे। अब जो हमारा जी फैक्टर है, उन्होंने बोला कि जो बच्चा अपना जन्म से जो चीज़ें सीख के आ रहा है, वो सारा उन्होंने उसको जी फैक्टर के अंदर बोला कि भाई ये सारा जो है जी फैक्टर के अंदर होता है। जो जन्म से हमें आती हैं वह जी फैक्टर में होती हैं, ठीक है। अब जो एस फैक्टर था, विशिष्ट इकाई, जिसे हम अर्जित करते हैं, जैसे लर्न कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अर्जित, सीखना, वो हमारे जो चीज़ हम नई नई सीखते हैं वो सारी हमारी किस में आएंगी, वो हमारी एस फैक्टर के अंदर आएंगी। इसको जो है इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी को इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि टू फैक्टर थ्योरी के अंदर ये स्पीयरमैन ने दी थी और इसमें दो उन्होंने जो है इकाइयाँ बताई, दो फैक्टर्स बताए, जो कि एक तो जी फैक्टर था और एक हमारा एस फैक्टर था। जी फैक्टर में जो बच्चा जन्म से सीख रहा, मतलब जन्म से जो उसको चीज़ें आती है वो हमारी किसके अंदर आएंगी, जी फैक्टर के अंदर आएंगी। और एस फैक्टर के अंदर हमारी जो वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, अर्जित कर रहा है या एक्वायर कर रहा है। फिर हमारा आता है जो त्रिकारक सिद्धांत है, वो भी हमारा किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। बस इतना याद रखना कि भी जो त्रिकारक सिद्धांत है, थ्री फैक्टर थ्योरी, वो भी हमारी स्पीयरमैन द्वारा दी गई है। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है तरल एवं ठोस बुद्धि, ठीक है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, जो कि आरबी केटल ने दी। फ्लूइड, जो ये केटल थे, देखो इसको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। अब फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, देखो फ्लूइड हमारी जो केटल होती है, चाय की केटल, अब उस चाय की केटल के अंदर क्या होता है, हम चाय रखते हैं, वो चाय किस फॉर्म में होती है, फ्लूइड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है ना। तो केटल के अंदर फ्लूइड होगा, मतलब लिक्विड पार्ट हो गया, और हमारी जो केटल है उसके बाहर क्या है, क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। हमारी जो केटल है उसके जो है बाहर, जो उसका आउटर सरफेस है, उस पर क्या है, क्रिस्टल लगे हुए हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, देखो फ्लूइड किस में होता है, हम याद करेंगे एकदम से कि भाई केटल में होता है। फिर यदि तब भी याद ना आए तो आप देखना क्रिस्टल किस पे लगे हुए थे, हमने किस पे देखा था, भाई क्रिस्टल लगे हुए हैं, तो हमारी केटल पे लिखे होते। तो हम जो है फिर ऑप्शन में इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आरबी केटल के द्वारा दी गई है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। अब इन्होंने बोला कि जो फ्लूइड पार्ट है वो वंशानुक्रम से सीखते हैं, जो कि हमारी हेरिडिटी से आता है। जो हेरिडिटी से सीखते हैं ना, वो सारी हमारी फ्लूइड के अंदर है। और जो हम एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं कोई नई चीज़ें, वो हमारा क्रिस्टलाइन पार्ट में जुड़ता जाता है। इन्होंने ये बोला, ठीक है। फिर हमारा इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ए और बे, ए और बी, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि ए और बे थ्योरी किसने दी, ए एंड बी थ्योरी किसने दी, या क ख किसने दी। मतलब इसको ए बे के नाम से या फिर ए बी के या क ख से ऐसे कुछ भी, मतलब सीक्वेंस में ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई ये थ्योरी किसने दी। तो आपको याद रखना है कि ये हेब ने दी थी। किसने दी थी? हेब ने दिया था। बस नाम याद रखना है, इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारी प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत, सैम्पलिंग इंटेलिजेंस थ्योरी। जो हमारी सैम्पलिंग इंटेलिजेंस थ्योरी है वो थॉमसन ने दी। देखो इसको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। थॉम का जो सन है वो सैंपल है, मतलब हम जैसे बोलने लगते हैं कि चलना, वो तो सैंपल है, ठीक है। तो सैंपल कौन है? थॉम का सन,
ठीक है। थॉम का सन क्या है, सैंपल है। तो प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत, सैम्पलिंग इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी, थॉमसन ने दी। ओके, ऐसे याद रखना। फिर हमारा आता है वर्ग घटक वर्गानुक्रम। किसने ये थ्योरी किसने दी, वर्ग ऐसे पूछ सकते हैं, वर्ग घटक थ्योरी किसने दी, या फिर वर्गानुक्रम थ्योरी किसने दी। तो आप बोलोगे बर्ट एवं बर्नर ने, कि किसने दी, बर्ट एवं बर्नर। फिर हमारी आती है नेक्स्ट समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो अगली दो आएंगी वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट सारी हैं। इसमें जो लुईस फ्रस्टन ने जो है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुईस फ्रस्टन द्वारा दिया गया। इस थ्योरी के अंदर जो लुईस फ्रस्टन था उन्होंने पीएमए के बारे में बताया। पीएमए क्या है, कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जो मतलब एबिलिटी मतलब क्षमता होती हैं, जिसे पीएमए बोला उन्होंने, मतलब मनुष्य के अंदर मतलब हर मनुष्य के अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जिसे पीएमए बोला है कि अगर यह किसी के अंदर नहीं है तो वह इंटेलिजेंस नहीं है। अब इन 7 एबिलिटीज़ में से किसी भी मतलब इंसान के अंदर इन 7 एबिलिटीज़ में से यदि एक भी एबिलिटी उसके अंदर है तो वो इंटेलिजेंट है, और इन 7 में से नहीं है, एक भी नहीं है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कितनी पीएम में दी, तो उन्होंने 7 पीएम में दी थी। ठीक है, देखते हैं। पीएम में की संख्या 7 है। अब सबसे पहले आती है हमारी न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, फ्लुएंस एबिलिटी, मेमोराइज एबिलिटी, स्पाटियल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी और वर्ड एबिलिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसको आंकिक योग्यता भी बोला जाता है। अब जो बच्चा है, जो पर्सन है, जिसका जो मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर कौन सी एबिलिटी देखी जा रही है, न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है, अब लॉजिकल एबिलिटी के अंदर जो मतलब जिसके अंदर तार्किक योग्यता होती है, सोचने की, ठीक है, इंटरप्रेट करने की, चीज़ों को समझने की, तो उसके अंदर कैसी एबिलिटी है, कैसी योग्यता है, तार्किक योग्यता, लॉजिकल एबिलिटी है उसके अंदर। फिर फ्लुएंसी एबिलिटी, फ्लुएंसी मतलब वाक योग्यता, कि भाई कोई ईजिली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा है सभी को, ठीक है, और ईजिली जो है मतलब कन्वे कर पा रहा है और अपनी बात को समझा भी पा रहा है, उन तक अपनी जो उसके व्यूज़ हैं, उसके थॉट्स हैं, वो क्या कर पा रहा है, उन तक पहुंच रहे हैं। तो वो कौन सी है, फ्लुएंसी एबिलिटी होती है। फिर आता है मेमोराइज एबिलिटी, स्मृति योग्यता, जिसकी जो मेमोराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, तो उसके पास कौन सी एबिलिटी है, स्मृति योग्यता है, मेमोराइज एबिलिटी है। फिर आता है स्पाटियल एबिलिटी, स्थानिक योग्यता। अब देखो स्पाटियल एबिलिटी क्या है कि भाई जो पर्सन, जैसे हमारे इस एबिलिटी के अंदर हमारे जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको जो है एक स्पेस में, मतलब जो गिवन स्पेस होता है उसमें उसको उन चीज़ों को जो है वो ईजिली ऑर्गेनाइज करना आता है। ठीक है, वो ईजिली जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस स्पेस में, अपना जो उनको चाहिए होता है वो ईजिली जो है, मतलब जैसे अब हम आर्किटेक्चर को जो है अपना जो प्लॉट वगैरह होता है या वो दिखा देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप हमें जो है एक मॉडल बना के दे दीजिए घर का, और हमें जो अपने घर में ये चीज़ें चाहिए और हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग आप ऐसा बना दीजिए, और वो बना दीजिए और वो बना भी देता है। ठीक है, तो ये कौन सी एबिलिटी है उसके पास, स्पाटियल एबिलिटी है। ठीक है, फिर हमारी आती है परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। ठीक है, कि भाई वो उसके पास एबिलिटी है प्रत्यक्षीकरण की किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो कौन सी एबिलिटी है, परसेप्चुअल एबिलिटी है। फिर वर्ड एबिलिटी, शब्द योग्यता। इसमें क्या है कि भाई जो बच्चा है, जो मनुष्य है, उसके पास जो है योग्यता है शब्दों को, ठीक है, वर्ड कैप्चरिंग करने की, उसको ईजिली सारी चीज़ें जो है अलग अलग वर्ड्स को वो ईजिली रिमाइंड कर पाता है, उसके पास अलग अलग वर्ड्स हैं, उसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कौन सी है, वर्ड एबिलिटी, शब्द योग्यता।
फिर हमारी आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टोरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इनके क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं कि भाई आपसे पूछ लेगा भाई जो ये थ्योरी है ये किसने दी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ये इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी एबिलिटी जो है इन्होंने नहीं दी, तो आपको उसमें से उनमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि आपको सातों के नाम याद हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई ये वाली नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये दे दी, ठीक है। और फिर ऑप्शन में 3 अलग दे देंगे, एक ऑप्शन करेक्ट दे देंगे, उसमें से कहेंगे कि फाइंड आउट करो उनकी एबिलिटी कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब आती है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टोरी, जिसको बोलते हैं बुद्धि सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दी हार्वर्ड गार्डनर ने, किन्होंने दी इसको, हार्वर्ड गार्डनर ने दी। अब हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी। इन्होंने जो है 9 प्रकार की इंटेलिजेंस दी। शुरू में इन्होंने जो है 7 प्रकार की दी थी, मूल रूप से इन्होंने 7 इंटेलिजेंस दी थी। 1998 के अंदर इन्होंने 8 इंटेलिजेंस दी, मतलब 1998 में इन्होंने एक इंटेलिजेंस को और जोड़ दिया। फिर 2000 में फिर इन्होंने जो है एक और इंटेलिजेंस को जोड़ दिया, जो कि टोटल कितनी इंटेलिजेंस होगी, 9 इंटेलिजेंस। लेकिन NCERT जो है 8 इंटेलिजेंस मानता है, ठीक है। अब हम नो की नो पढ़ेंगे। इन्होंने बोला पहले आती है हमारी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें थोड़ी बहुत सेम है एज जो हम उसमें PM में पढ़ के आए हैं। तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला, मल्टीपल इंटेलिजेंस सॉरी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है, जो इंसान अपना मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, कौन सी बुद्धि है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। फिर म्यूज़िकल, जो मतलब म्यूज़िक में जिसका इंटरेस्ट है, जैसे कि म्यूज़िक इन द सेंस, इसमें म्यूज़िक सिर्फ खाली वो नहीं है कि भाई वो गा रहा है, नहीं, वो तो है, लेकिन साथ में जो अदर जो ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनसे कुछ नई नई चीज़ें बना रहे हैं, नई धुन बना रहे हैं, ठीक है, नया म्यूज़िक, पीछे का जो बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ जो ये सारी चीज़ें जो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगी। फिर आता है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको बोलने की अच्छी समझ हो, ठीक है, इजीली वो अपनी बातों को कन्वे कर पा रहा है। लिंग्विस्टिक, उसकी जो है लैंग्वेज पे इतनी ज़्यादा अच्छी कमांड है, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। फिर बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हमारी वो है जिसे आपने जिम्नास्टिक देखे हैं ना, तो उसमें वो इजीली अपनी बॉडी को जैसे मोल्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस है। जैसे हमारे इसमें हमारे एथलीट्स आ जाते हैं बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर। फिर आते हैं हमारे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखो इंटरपर्सनल को याद रखोगे कि जैसे हमारे हम कोई भी स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं तो वो इंटर स्टेट गेम होते हैं, हर स्टेट के बच्चे आएंगे, अब बच्चे आएंगे वो उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरपर्सनल के अंदर क्या होगा कि भाई जो है इजीली दूसरों से कनेक्ट कर पा रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो वो इंटरपर्सनल है। और इंट्रापर्सनल है कि वो अपने आप में अपने लिए सोचता है और अपने आप में लगा हुआ है, ठीक है, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। इंटर स्टेट से याद रखना है, इंटर स्टेट चैम्पियनशिप, तो सभी स्टेट्स के जो है बच्चे आएंगे और एक दूसरे आएंगे तो वो उनके साथ कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और इंट्रा जो है जिसको अकेला रहना पसंद है, उसको कोई पसंद नहीं अपने आसपास, वो बस अकेले रहना चाहता है, ठीक है, वो ऐसे के बच्चों के कौन सी बुद्धि होती है, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों के बारे में सोचना, मतलब कि दूसरों के बारे में सोचता है, और ये दोनों जो हैं इमोशन संबंधित होती हैं, और इंट्रापर्सनल जो है अपने लिए सोचता है जो, ठीक है। फिर आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो है जो मतलब नेचर से जिस मतलब व्यक्ति, बच्चा जो भी है, उसको नेचर से ज़्यादा लगाव है, उसको नेचर की चीज़, इसमें जैसे इस तरीके के बच्चे जो हैं
अपनी फर्दर स्टडीज़ के अंदर बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स को जो है उनका ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि होती है। फिर आती है हमारी स्पाटियल इंटेलिजेंस। स्पाटियल इंटेलिजेंस सेम जो हमने एबिलिटी, स्पाटियल एबिलिटी पढ़ी थी, वही कि भाई इनके पास जो है बुद्धि होती है कि भाई वो उस स्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये इनकी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है। फिर आती है हमारी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में जो है हमारी, ये सबसे लास्ट है जो कि उन्होंने 2000 में दी थी, ये हमारी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस थी। ये थी हमारी किसकी, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। फिर हमारी आती है 3 फैक्टर थ्योरी। देखो अब है ना हमारी कुछ बहुत 3-4 थ्योरीज हैं जो 3 के नाम से हैं, जिसमें मेनली जो है कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इनको मैं नाम भी बताऊंगी और साथ साथ में याद करने का तरीका भी बताऊंगी। देखो 3 फैक्टर थ्योरी, 3 कारक बुद्धि, मतलब 3 कारक, ये तो हमें पता है कि स्पीयरमैन ने दी, क्योंकि 2 फैक्टर थ्योरी भी हमें याद करनी है, तो 2 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दी थी और 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दी थी, ये तो हमारा याद हो गया। अब आता है 3 डायमेंशनल, त्रिआयामीय सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया, तो 3 डायमेंशन, देखो 3D फॉर्म में क्या होता है हमारा क्यूब। अब हमें क्यूब जो है खेलने वाला, वो उसको मैच करने के लिए हमें क्यूब मिलता है ना, क्यूब। तो 3 डायमेंशन में क्या है भाई, हमारा क्यूब। अब क्यूब जो है सिर पे लगेगा तो सिर फूटेगा ना, गिल फूट जाएगा, गिल फोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशन क्यूब से क्या होएगा, सिर फूट जाएगा, तो जेपी गिलफोर्ड, याद रह जाएगा ना कि 3 डायमेंशन का हमारा भाई क्यूब होता है, और क्यूब यदि सिर पे लगेगा तो फूट जाएगा, तो जेपी गिलफोर्ड, हो गया याद। अब जैसे हमारे नेक्स्ट आता है त्रिस्तरीय, हिंदी में बोलते हैं त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय देखो 3 स्तर हैं, ठीक है, 3 का मतलब 3 ही होता है ना तो 3 स्तर पे कोई पर्सन है, उसको जो है 3 लेवल दिए गए हैं, 3 स्तर दे दिए, वो ये पूछ रहा है कि मेरा इसमें क्या रोल है, के रोल, ठीक है, त्रिस्तरीय के रोल। अब नेक्स्ट आता है त्रित्राकी या त्रितंत्रीय या त्रिचपीय, जो कि स्टर्नबर्ग ने दी। अब जब हम ये ऊपर वाली 3 हमें याद रह जाएगी, तो 4th वन हमें ऑटोमेटिकली, अब ऑप्शन में वही बच गया ना, स्टर्नबर्ग। तो त्रित्राकी, त्रितंत्रीय, त्रिचपीय जो है स्टर्नबर्ग ने दी, ओके। फिर हमारी आती है त्रिआयामीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। देखो अब 3 डायमेंशनल, 3D क्या है, क्यूब सिर पे लगा तो गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड। तो त्रिआयामीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी, जेपी गिलफोर्ड ने। देखो टेंशन मत लेना, क्योंकि पेपर में हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमें मिलता है, तो आप एक बारी ज़रूर, जैसे जो हिंदी में पेपर अटैम्प्ट करते हो तो इंग्लिश को एक बारी पढ़ लिया करें, सिर्फ 1 सेकेंड लगती है देखने में, ठीक है। तो जो है 3 डायमेंशनल, जेपी गिलफोर्ड। फिर आता है, इसके और भी नाम है, मतलब जो ये 3 डायमेंशन थ्योरी है, इसके और भी अदर नेम है, जैसे संरचनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल, या फिर डिब्बे की आकृति, याद रह जाएंगे ये तो। अब इन्होंने जो है इसमें 3 चीज़ें दी मेनली। एक तो था हमारा इंडेक्स, विषय वस्तु, प्रोसेस सक्रिया, उत्पाद रिजल्ट, ठीक है। अब जो ये थे हमारे जेपी गिलफोर्ड, इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है 4 ऑप्शन देके, जो भाई गिलफोर्ड थे उनके कौन कौन, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो 3 ऑप्शन हमें जैसे ये मिल जाएगा, इंडेक्स, ठीक है, रिजल्ट, प्रोसेस, और एक कुछ और दे देंगे, तो आपको वो वाला टिक करना होगा। ऐसे ही जैसे ये ना देकर आपको ऐसे भी दे सकते हैं, फिगर, सिंबॉलिक, बिहेवियरल, इनको चेंज करके, इनके नेम को मॉडिफाई करके। जैसे अब इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या होता है, एक फिगर होता है ना हमारे पास कि भाई क्या है इस बुक के, कोई बुक है तो उसके सबसे पहले इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में उसकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई इस पेज पे ये है, तो वो एक फिगर है ना, तो इंडेक्स फिगर हो गया। अब प्रोसेस, अब कोई भी चीज़ है, अब हम
हमने सोचा कि भाई हम ये करेंगे, ठीक है। और फिर उसको जो है करने के लिए हम कुछ ना कुछ सक्रिय होंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। तो वो उस प्रक्रिया कुछ सिंबल्स के थ्रू करेंगे ना, हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं हम अब उस चीज़ को, तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाती है। अब फिर आता है हमारा, हमने वो परफॉर्म भी कर लिया, अब हम क्या देखेंगे, हमारा उत्पाद क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन से क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। हम भी कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो रिजल्ट से क्या होगा, बिहेवियरल आ जाएगा। तो ऐसे आपको कनेक्ट करके समझना पड़ेगा, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत में शुरू में कितने तत्व थे, तो इन्होंने जो है स्टार्टिंग में 120 तत्व दिए थे, लेकिन वर्तमान में इन्होंने 180, मतलब वर्तमान में अब कितने हो चुके हैं, 180 होंगे इनमें, मतलब बदलाव होते 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 अब ये 180 हो चुके हैं। फिर आती है हमारी त्रिस्तरीय सिद्धांत। तो त्रिस्तर, ठीक है, 3 स्तरों पर केरोल है, ठीक है। तो केरोल, तो इन्होंने 3 जो है इसमें बताया अपना। सबसे पहले इन्होंने जो है सामान्य बुद्धि के बारे में, जो सामान्य हमारे स्पीयरमैन ने दिए उसको भी साथ में ले लिया, और कैटल और हॉर्न थ्रस्टन ने विस्तृत जो है बुद्धि बताई थी उसको इसमें जोड़ लिया, और एक तीसरी खुद भी संकीर्ण नैरो एलिमेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। बस ये याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना इसमें। फिर हमारी आती है त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचप्य त्रियाकी। तो हमारे कौन बच गए थे, खाली स्टर्नबर्ग बच गए थे ना, तो ये किसने दी, स्टर्नबर्ग ने। तो स्टर्नबर्ग की बुक बियॉन्ड आईक्यू में इन्होंने जो अपनी ये थ्योरी दी, मतलब उन्होंने जो है 3 तरीके की इंटेलिजेंस बताई। पहली एनालिटिकल, जिसको घट की है, विश्लेषणात्मक बुद्धि बोलते हैं, जिसमें कोई भी हमारे पास सिचुएशन आती है, सूचना आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का समाधान करते हैं। तो वो ये कैसी बुद्धि है, कैसी इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। फिर आती है क्रिएटिव, दूसरी इन्होंने बताई क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, सृजनात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, ठीक है। इसमें जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनसे जो है हम कोई अपनी जो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ठीक करते हैं, या उसमें जो है हम उसको एक पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब उनकी यूज़ से जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, उनसे उनको जो है हम उनसे सीख के अपना जो है अपनी इसमें करंट सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड इन्होंने दी बिहेवियरल इंटेलिजेंस, इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसको बोलेंगे संदर्भात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। जो हमारी डे टू डे जो हमारा बिहेवियर होता है, मतलब जो हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, समस्याएं आती है जो डे टू डे लाइफ की, उनको जो टैकल करते हैं वो कौन सी होती है, हमारी बिहेवियरल बुद्धि होती है, प्रैक्टिकल या फिर कंटेक्चुअल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ने जो है जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसके 3 घटक थे। अब देखो स्टर्नबर्ग की हमारी ये थी त्रिचप्य, त्रितंत्रीय, त्रितराकीय सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जो कि 1985 में इन्होंने दिया था स्टर्नबर्ग ने। तो इन्होंने जो है इसमें तो अपनी थ्योरी के अंदर तो ये 3 इंटेलिजेंस तो बताई, लेकिन बाद में मतलब इन्होंने जो है संज्ञानात्मक कोग्निटिव प्रोसेस के 3 घटक बताए। एक तो मेटापरफोर, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज, ठीक है। मेटापरफोर, मेटा घटक, जो मेटापरफोर है उसको मेटा घटक बोला है। इसमें क्या है, इसमें उच्च स्तरीय प्रक्रिया समस्या समाधान होती है। परफॉर्मेंस निष्पादन घटक, योजना बनाते हैं, प्रक्रिया से ज्ञान कार्य संपन्न किया जाता है। और नॉलेज में क्या होता है, ज्ञान संग्रहण घटक, नई सूचनाएं सीखता है। मतलब तीन जो है कॉग्निटिव प्रोसेस की इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए, मेटापरफोर, परफॉर्मेंस और नॉलेज। मेटापरफोर में क्या है, जो हाई लेवल पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें हाई लेवल की प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। और
परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, योजना बनाते हैं, प्रक्रियाओं से ज्ञान कार्य संपन्न किया जाता है। और नॉलेज के अंदर क्या है, नई सूचनाएं सीखता है। ठीक है, वेरी इजी। अब आज इतना ही रखते हैं, कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।